नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे 4 जून को देश में नई सरकार आ जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा। सिर्फ मध्य प्रदेश पे फोकस करेंगे कि उसके बाद मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक तरह से ग्राउंड जीरो पर काम करेगी। अभी तक चुनाव के मोड पर थी और इसके चलते लॉ एंड ऑर्डर पर भी बहुत खास ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते अगर हम पानी की बात करें तो भीषण गर्मी के चलते बारिश में क्या तैयारी करनी पड़ेगी पानी रोकने की, इस पर भी बहुत काम नहीं हुआ, क्योंकि पूरी नौकरशाही चुनाव आचार संहिता की आड़ में काम करने से रोक रही थी। इसके साथ साथ जो माइनिंग का मामला है, जो रेत उत्खनन या पत्थर उत्खनन की बात है, उस पर भी यादव की सरकार कड़ी कार्रवाई करते दिखेगी। उसकी वजह ये कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री तो है ही हैं, साथ में उनके पास गृह विभाग भी है। इस एक तरह से वो मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर भी हैं। तो सारी चीज़ें जो भी अच्छा बुरा होता है वो सीधा मोहन यादव के खाते में जाता है। और एक और बात इसके आखिरी में कि अगर सब कुछ अच्छा है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो फिर सरकार को यश नहीं मिलता। आज हम इसी पर बात करेंगे कि 4 जून के बाद ग्राउंड जीरो पर सरकार। चर्चा शुरू करने के पहले सुनते इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हम अपने अपने स्तर पर अपने सारे कामों को हाथ में लेते हुए, और मैंने पुलिस विभाग को बधाई भी दी। इनने 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है। और लेकिन जो होने वाले अपराध है, उन अपराधों को और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं। और जहाँ कहीं लगता है कि पुलिस की कड़ाई की ज़रूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पे आप वो पूरी सख्ती कीजिए। मुझे संतोष है इस बात का कि अभी तक के जो मुझे आंकड़े बताए भी गए, जिस प्रकार से रिकॉर्ड बने कि हमारे और सालों की तुलना में बहुत कम एक तरह से घटनाओं पर काफ़ी नियंत्रण हुआ है। अपराध की दर सभी क्षेत्रों में गिरी है, लेकिन फिर भी हमने कहा सजगता रखना चाहिए। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी और हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, दरअसल मध्य प्रदेश में खनन माफिया बहुत सक्रिय है कई वर्षों से, और ये काम भी डॉक्टर मोहन यादव को कड़ाई से रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जिस क्षेत्र से मोहन यादव आते हैं वो मालवा है, उज्जैन है, बहुत सेंसिटिव है, महाकाल की नगरी है। उसके साथ साथ निमाड़ की बात करें तो वहाँ एक तरह से सिमी का नेटवर्क बड़ा मजबूत हुआ करता था और आतंक से जुड़े मामलों के तार वहाँ से हमें दिखाई देते थे। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ जो आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश में एक तरह से लोग कहते हैं कि वो चरागाह है, लोग आके यहाँ आराम करते हैं, आरामगाह है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। 2-4 घटनाएं उज्जैन की, मालवा की, निमाड़ की ऐसी हुई है जिसने एक तरह से चौंका दिया है और एनआईए को भी इसमें दखल देना पड़ा है। इसके साथ साथ जो और घटनाएं यूपी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पुलिस को ये कहा जा रहा है कि वो इतनी सख्त कार्रवाई करे कि गुंडे बदमाश डर जाएं, यानी पुलिस का इकबाल बुलंद हो। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में गुंडे बदमाशों का अगर एनकाउंटर होते हुए दिखे तो हमको हैरत नहीं होगी। अभी तक उनका शॉर्ट एनकाउंटर हो रहा है, उनके पैरों में गोली मारी जा रही है और उनको एक तरह से सेफ वो साइड दिया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जो दुर्दांत अपराधी हैं अगर वो फरारी में है तो पुलिस उन पर सीधी कार्रवाई भी करेगी। ऐसे संकेत सरकार की तरफ से मिलते हुए दिख रहे हैं। आपकी राय योगीराज जी? राघवेंद्र जी, इसी मोड पर अब सरकार को चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो 6 महीने निकले मोहन सरकार के वो तो चुनाव में निकल गए और ये समझ नहीं आ पाए कि अभी इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि आप किस लाइन पर आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतरने वाले हैं। असली परीक्षा अब मोहन सरकार की होने वाली है और ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें ये सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा कानून और व्यवस्था। अभी हमने यही देखा पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश में क्राइम का रेट एकदम हाई
शेयर मार्केट की तरह बढ़ रहा है और क्राइम ऐसे हिनियस क्राइम हो रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कल की घटना अशोकनगर की सबने देखा, कैसे 4-5 गुंडे अपने तलवार और लहराते हुए और एक लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करते हैं और उसके माँ बाप भाई बहन सबके किसी का हाथ तोड़ रहे हैं, किसी का पैर तोड़ रहे हैं, किसी का कान। ये क्या तरीका है? लोग घरों में ही अपने सुरक्षित नहीं है। तो इन घटनाओं पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है और अभी बात इस बात की हो रही है कि गुंडे और बदमाशों पर अंकुश लगे, अंकुश उन पुलिसकर्मियों पर भी लगे जो उन गुंडे बदमाशों को प्रोटेक्शन करते हैं, या इन पुलिसकर्मियों की वजह से थोड़ी बहुत भी इन अपराधियों को शय मिलती है। अब दुई तरफा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। प्रशासन में मान लो कोई कर्मचारी, कोई अफसर ऐसा बैठा हुआ है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर भी एक्शन लेने की अब ज़रूरत है। अब ये नहीं है कि आप एक पक्षी कार्रवाई करके बच जाएं। जो भी भ्रष्टाचार में, जो भी अत्याचार में लिप्त है, उस पर बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप शार्ट एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, फुल एनकाउंटर हो, क्योंकि अब आपको जिम्मेदारी इस बात से अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश में आपको कितना तगड़ा बहुमत मिला है। मोहन यादव सरकार को 163 सीटों का बहुमत है आपके माथे पे। और अभी तो 4-5 जो कांग्रेस से विधायक आए हैं वो जो इस्तीफा दे चुके हैं और अब दोबारा चुनाव होंगे, तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। हाँ, तो जब ये इतने बड़े भारी संख्या में लोगों ने आपको विश्वास किया, तो इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अब आपकी जिम्मेदारी अभी तक की जितनी सरकारें रही भाजपा की, उससे भी ज़्यादा आपके पास है। और अभी आप किस दिशा में जा रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन व्यापम का महाबाप हो गया नरसिंह घोटाला। अब आप इसको कैसे डील करते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो जितना बड़ा आपको मैंडेट मिला है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो अब है आपकी असली परीक्षा की घड़ी का समय। तो ये देखने वाली बात होगी कि मोहन सरकार इन चुनौतीपूर्ण, इन चैलेंजेसों से कैसे निपटती है। योगीराज जी, दरअसल मोहन यादव के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं और एक समय तक वो सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर प्रशासन में कोई बाधा आएगी, अगर गुड गवर्नेंस से कोई बाधा आई, तो हमें लगता है कि वो कठोर निर्णय करेंगे। बीच बीच में उन्होंने इसके संकेत दिए थे, लेकिन चुनाव के चलते ये थोड़ा सा मामला ढीला पड़ गया और अब चुनाव के दरमियान जो घटनाएं हुई है उससे सरकार दुखी भी होगी, गुस्से में भी होगी। हमें लगता है कि पुलिस मुख्यालय से लेकर जो आपने बात की है कि इसमें दोषी अधिकारी हैं, दागदार पुलिस अधिकारी हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी होता रहे। हमारे साथ रघुवर जी जुड़ गए हैं। रघुवर जी, आपकी क्या राय है, गांव देहात में क्या स्थिति कानून व्यवस्था की और आम जन में पुलिस को लेकर, माइनिंग को लेकर क्या राय है? ये आम जनता में पुलिस को लेकर वही पुरानी राय फिर से कायम होने लगी है। जो पहले पुलिस का भय होता था, वो भय किसी दूसरे संदर्भों में होता था, लेकिन अब वो भय इस तरह से हो गया है कि जैसे किसी गली का जो गुंडा होता है, उस गुंडे की तरह अब आम जनता में ये भय दिख रहा है, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं आपको सीहोर की एक घटना बताता हूँ। 2 दिन पहले एक पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति जो है पेट्रोल लेने गया, रात का वक्त था। अचानक वहाँ 4 पुलिसकर्मी आते हैं और उससे बड़ी बदतमीजी से बात करते हुए पूछते कि और तू कहाँ से आ रहा है। उसका सिर्फ ये कहना था कि आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हो। तो वो 4 पुलिसकर्मी उस पर गुंडे बदमाशों की तरह टूट पड़े और उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद कल की एक घटना है जिसमें एक मजदूर महिला जो है, उसका पति अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब थाने आता है, तो वहाँ के अधिकारी ये कहते हैं कि बच्ची तुमने पैदा कर ली तो उसे संभाल के क्यों नहीं रखते हो, और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। ये प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले के मामले हैं। दूसरी तरफ अभी रेत खनन की बात हो रही थी, खनन माफियाओं जो आप की बता बात रहे हैं क्या सीहोर शहर की है? ये सीहोर शहर की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जिला मुख्यालय में गाँव की तो घटनाएं जो होंगी वो तो पता ही नहीं चल पाती है जी। दूसरा मैं आपको रेत खनन की बात बताऊं, आप भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि बुधनी रेहटी क्षेत्र में रेत खनन का पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ है, जिसमें नेता, अधिकारी प्लस कुछ पत्रकार भी उसमें शामिल हैं। अब कार्रवाई के नाम पर ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया जाता है, सख्त कार्रवाई कुछ होती नहीं है।
हालांकि कल मोहन यादव जी ने PHQ में मीटिंग ली है तो उन्होंने बड़े सख्ती से निर्देश दिए हैं कि अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं है। अब वो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हो सकता है। तो जैसे अशोकनगर की घटना की आपने अभी बात करी, तो मुझे अभी ये पता चला है कि वहाँ के SP पे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, वहाँ के TI को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह की सख्त कार्रवाइयाँ अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों पर भी होना नितांत आवश्यक है, तभी जनता में शासन, सरकार के का जो एक विश्वास है वो कायम हो सकता है। क्योंकि ये चुनावी जो दौर चला है लोकसभा का, तो आपने देखा होगा कि सत्तारूढ़ दल के सभी महत्वपूर्ण नेता, जिनमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, वो अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे रहे और ज्यादातर उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में भी उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तो इसका निश्चित रूप से अपराधियों पर कहीं ना कहीं और प्रशासनिक जो कसावट होती है उस पर विपरीत असर पड़ा है जी। उसे सख्ती से फिर से कसावट लाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, जैसे कि हम जैसे लोगों को उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी बड़े सख्त कदम उठाए हैं और ये सख्ती दिखाना जनता के हित में, पार्टी के हित में बहुत ही आवश्यक है। जी, तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि 4 जून के बाद सरकार का जो एक्शन मोड है वो थोड़ा सा सख्त होगा। और जैसा आपने बताया कि अशोकनगर के मसले में TI के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के घर तोड़े गए हैं, इसके साथ साथ SP पर भी एक तरह से उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। राठी जी, मामला इतना ही नहीं है, अगर सरकार की छवि बेहतर नहीं हुई, वो नहीं चमकी, तो फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो जितने तेज तर्रार माने जाते हैं उस पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे। लेकिन जो रघुवर जी बोल रहे थे कि चुनाव के पहले उन्होंने कुछ सख्त कार्रवाई की थी, बड़े बड़े अधिकारियों को हटाया भी था। एक दुर्घटना हुई थी अशोकनगर, गुनाह की बात है, बस को लेकर उसमें SP, कलेक्टर के साथ साथ जो परिवहन के अधिकारी हैं वो भी हटाए गए थे। तो हमें लगता है कि अब ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, जाहिर है कि ये सरकार के संज्ञान में भी होगी और इस पर चर्चाएं जो होती है, हमें लगता है कि इस पर अभी जो कुछ हमें संकेत मिल रहे हैं वो कड़ी कार्रवाई के मिल रहे हैं और 1-2 महीने के भीतर इतनी घटनाएं जो घटेंगी सरकार की कठोरता की, उससे मैसेज जाएगा कि सरकार दुष्टों को जो है वो ठीक करने में लगी है। आपकी राय, आप क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे पर? देखिए, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हर 5 साल में चुनाव, हर 5 साल से चुनाव का शायद आशय यही रहा होगा कि जो भी सरकार बदले या फिर जो विधायक, मंत्री ये सब बदलते हैं तो वो एक नयापन कुछ देने का प्रयास करते हैं। सरकार के 4 मुख्य दायित्व होते हैं, मुझे लगता है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक लॉ एंड ऑर्डर है, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा है। तब हम देखेंगे कि इन चारों में माफिया राज है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो आप क्राइम रेट देख लीजिए और माइनिंग देख लीजिए, ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर में आप देखेंगे कि सभी जगह बड़ी लापरवाही, लेत लतीफ़ी या फिर कई बार गुंडा राज ऐसा होता है कि पटवारी SDM पे गाड़ी चढ़ जाती है। इसके बाद शिक्षा में देखेंगे तो शिक्षा में देखिए आप, नर्सिंग घोटाला भी आया है, D.Ed, B.Ed का भी घोटाला है। तो मुझे लगता है कि सारे ढंग के शिक्षा की जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सरकार कमज़ोर पड़ी, सरकार से मेरा मतलब सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, और प्राइवेट माफिया आगे बढ़ा। तो ये जो प्राइवेट जो माफिया किस्म का माफिया है उस पर सरकार को अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जैसे जबलपुर में स्कूल के बच्चों की कॉपी किताब है, ड्रेसेस को लेके कुछ कार्रवाई हुई है, शायद भोपाल में भी अब कार्रवाई उस तरफ चल रही है। स्वास्थ्य में हम देखेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतने आ गए हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य को भी लिखेंगे तो इतनी बिलिंग हो रही है। आपने जिक्र किया, हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, आज नहीं लेकिन आगे कभी। कलेक्टर जो जबलपुर हैं दीपक सक्सेना जी, हम उनको IND24 की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो मध्य प्रदेश में एक तरह से माइलस्टोन बन गया है। और उसको लेकर हमें लगता है कि बाकी सारे कलेक्टर जरूर उत्साहित भी होंगे और वैसी कार्रवाई भी करेंगे और उसके चलते विद्यार्थियों और पालकों को, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। जी, वैसे स्वास्थ्य में है। और फिर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ ठेकेदार जो होता है वो क्वालिटी नहीं दे रहा है, अधिकारी से मिली भगत है। इसकी भी आए दिन हम घटनाएं बहुत सारी सुनते हैं, रिश्वत देते और लेते लोग पकड़ में भी आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन यादव जी की सरकार जब से आई है, इसने अपना रुख इस दिशा में काफ़ी कुछ स्पष्ट रखा है। ऐसा मैसेज भी है अभी जनता में, और लगता है मुझे अधिकारियों में भी मैसेज है। और जो अभी रघुवर भाई साहब ने कहा
कि पुलिस को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पुलिस की काउंसलिंग भी आवश्यक है कि वो एक आम आदमी से, आम जनता से कैसे बर्ताव करे। उसको हर आदमी एक क्रिमिनल की नज़र से ना देखे। आप पुलिस चेकिंग देखिए, आप कैमरे लगा दिए, कैमरे में जब चालान बन रहा है तो चेकिंग की आवश्यकता नहीं, लेकिन चेकिंग भी साथ में चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है 4 तारीख के बाद सरकार इन चारों बिंदुओं पे काफ़ी अच्छा काम करे, एक अच्छा संदेश जाएगा तो और अच्छा है। भाजपा को इतनी बड़ी बहुमत मिली तो भाजपा को ये काम करना भी चाहिए। योगीराज जी, दरअसल नौकरशाही या पुलिस बहुत समझदार होती है। जो राठी जी कह रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग की जाए पुलिस या प्रशासन इतना समझदार होता है कि सवार अगर अच्छा है या सवार जैसा है उस हिसाब से वो दौड़ लगाता है। तो यहाँ सवार इस बार मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव हैं और हमारा जोर इस बात पर है कि वो गृह विभाग भी देख रहे हैं। तो कम से कम पुलिस को तो वो ठीक करेंगे और पुलिस के ठीक होने से बहुत सी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। आप सब कुछ अच्छा चला दें और अगर क्राइम रेट बढ़ेगा तो फिर लगता है कि समाज में शांति नहीं है और लोग सुरक्षित नहीं है। इस बार मोहन यादव जो पुलिस को लेकर, अभी शॉर्ट एनकाउंटर की मैंने बात की थी, इंदौर की एक घटना में पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया, लेकिन उदाहरण हम बार बार रखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी सरकार का। वहाँ शॉर्ट एनकाउंटर नहीं है। अगर कोई कुख्यात है, फरार है, अपराध के मामले में बहुत संगीन घटनाएं करता है तो वहाँ की पुलिस फिर सीधे कार्रवाई करती है और उसके बाद अपराधियों में इस कदर दहशत हुई थी कि कई बार हमने देखा, वहाँ शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, कि अपराधी गले में तख्ती लाकर घूमते थे कि हमको पुलिस हवालात में बंद कर दे, बाहर हम सुरक्षित नहीं है, हवालात में रहेंगे या जेल में जाएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित होंगे क्योंकि बाहर पुलिस कभी भी हमारा एनकाउंटर कर देगी। तो गुंडे बदमाशों में डर और उनकी ये गुहार कि हमको आप जेल में बंद कर दीजिए, ये शासन बताता है कि पुलिस की धमक है और गुंडों में दहशत है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, बहुत ट्रांसपेरेंट काम की ज़रूरत है। अब जिस पुलिस से अपन न्याय की उम्मीद करते हैं, पीएचक्यू में 100 कर्मचारी और अफसरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है विभिन्न संगीन धाराओं में, और वो काम कर रहे हैं पीएचक्यू में। तो जब ये पुलिस के कर्मचारी और अफसरों की ये हाल है तो फिर वो कैसे जनता को न्याय दिला पाएंगे। अभी 2-3 घटनाएं और मध्य प्रदेश में ऐसी हुई जिसमें पुलिस के इंस्पेक्टर और पुलिस के आला अफसर उन अपराधियों से डीलिंग करते पाए गए, उनको बर्खास्त किया गया अभी। तो जब आप इस मोड पे काम करेंगे कि जिनको सजा मिलनी चाहिए आप उनसे डीलिंग कर रहे हैं पैसों की, वो तो पकड़ा गया, आप तो बर्खास्त हो गए। वरना ऐसे कई लोग अभी भी होंगे जो संगीन अपराधों के मामलों में, जो जिसको कहते हैं कि माफिया के अपराधों के मामले में माफिया से साठगांठ करते पाए जाते हैं, एक सेफ पैसेज उनको उपलब्ध कराते हैं। तो इन पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और दूसरा, जैसे मान लो कई बार ये होता है कि अपराध पर अंकुश बिल्कुल लगाना पुलिस का काम है, लेकिन कई अपराध ऐसे होते हैं जो प्रथम दृष्टया होते हैं। 4 लोग आए, चौराहे पे खड़े, एक बम फटाका फेंक के चले गए। आप ये एक ऐसा अपराध है जो अचानक हुआ। इस मामले में चलो मान सकते हैं कि पुलिस की एक्शन थोड़ा डिले हो सकता है या उसको समझ में नहीं आए, लेकिन उन मामलों में जैसे अशोकनगर की घटना के मामले, आप इसमें थोड़ी सी मुरव्वत कर रहे हैं। अगर पुलिस की धमक होगी तो किसी बदमाश की ताकत नहीं कि वो चौराहे पर आकर कोई पटाखा या बम फेंक कर चला जाए। हाँ। वही वो तो फिर तख्ती लगा घूमेगा ना कि मुझे तो आप बंद कर दीजिए क्योंकि बाहर में रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसी धमक की जरूरत है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि अशोकनगर में जो घटना घटी जी, ये अचानक से नहीं घट गई कि 4 लोग आए। उस पीड़िता ने आवेदन दिए थाने में कई बार, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी की। मतलब पुलिस इंतजार कर रही थी कि उसके साथ इतना बीभत्स घटनाक्रम हो तब हम जागेंगे। तो यदि कोई आपके पास फरियादी शिकायत लेकर आया कि साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, घटना होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। और इसलिए जो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं कि टीआई को सस्पेंड किया गया है और एसपी पर भी कार्रवाई हो रही, तो इन पर होनी ही चाहिए कि जब पीड़िता एक बार आपके थाने में आके कह चुकी कि मैं असुरक्षित हुई, मेरा परिवार असुरक्षित है, मेरे साथ कोई घटना हो सकती है, फिर भी वो घटना हुई आपके इलाके में। दरअसल यहीं से तो बात शुरू होती है कि आधी आबादी महिलाओं के मामले में अगर ये स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाए और उस पर अमल किया जाए कि किसी भी महिला की शिकायत पर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो बेटी हो या कोई महिला हो। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो फिर पुलिस अपराध कर रही है। ये अगर हो जाए जैसा उत्तर प्रदेश में होता है, मैं बार बार यूपी का एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि वहाँ हर चीज़ की जो कार्रवाई उसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, व्यापारी वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाता है।
इससे वहाँ का व्यापार ठीक हो रहा है और महिलाओं की सुरक्षा के चलते पुलिस ने गुंडों में दहशत पैदा कर दी है। रघुवर जी, आपकी राय? देखिए राघवन जी, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके मान से जितना पुलिस बल मध्य प्रदेश पुलिस का होना चाहिए, वो मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था तो लगभग 1700 से भी अधिक पुलिस बल जो है वो कम है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में जो थाने हैं जी वहाँ कई थानों में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो छुट्टी वाली एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था पुलिस विभाग ने की थी, वो भी लागू नहीं हो पाई प्रैक्टिकली, जो भी कारण रहे हो। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस पर काम का भी बहुत ज्यादा दबाव रहता है। उसे खत्म करने के लिए हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पे कुछ प्रयास जरूर हुए, लेकिन वो नियमित नहीं हो पाए हैं। रघुवर जी, और काम का दबाव है तो पुलिस वाले गुस्से में बदमाशों को मारे ना, भले आदमी को क्यों मारा? जो आपने किस्सा बताया सीहोर का, कि उसने कहा कि तमीज से बात करी और वो पुलिस वाले उस पर पिल पड़े और रहुलवान कर दिया। अगर पुलिस गुस्से में है तो ढूंढ ढूंढ के गुंडों की पिटाई करे। मेरा इस संदर्भ में यही कहना है कि देखिए, बहुत से अधिकारी पुलिस के बहुत संवेदनशील हैं। जी उदाहरण के तौर पे अनुराधा शंकर सिंह जो आज रिटायर हुए स्पेशल डीजीपी पोस्ट से, जी जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी पुलिसकर्मी को एक आध को अपवाद छोड़ दे तो कोई सजा भी वो नहीं दी उन्होंने। और नक्सल मूवमेंट वाला आपको पता ही, भोपाल में उन्होंने कितना बड़ा गिरोह पकड़ा था। वो नक्सलवादी जो लोग थे, युवा थे, वो कह रहे थे कि आप हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, आप हमें गोली मार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, कानून के हिसाब से मैं काम करूंगी। आप देखिए, एएन उपाध्याय थे जो छत्तीसगढ़ चले गए आईपीएस से सीनियर। गिरधारी लाल नायक थे जो यहाँ एसपी भी रहे थे और वो भी स्पेशल डीजी की पोस्ट से रिटायर हुए। ये लोग ऐसे थे जिनका नाम आज भी लोग श्रद्धा से और सम्मान से लेते हैं। तो क्या हम कुछ इस तरह का सिस्टम तैयार करने की बात नहीं कर सकते कि पुलिस के जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी लेवल के हो, एडिशनल एसपी के लेवल के हो या टीआई स्तर के हो, इनसे कुछ जन संवाद की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल। जन संवाद का मतलब ये कि महीने में 1 या 2 बार या 3 बार जैसे भी सुविधा हो, क्या कुछ विशिष्ट नागरिक जो समाज से का महत्व है उनके साथ बातचीत की जाए। बिल्कुल, ये तो सॉल्यूशन निकाला जाए कि ये जो दिक्कतें आ रही हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाए। बिल्कुल रघुवर जी, इसकी तो जरूरत हमेशा पड़ेगी। बहुत सारे लगते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या भी पुलिस विभाग में अच्छी खासी है, जिन्हें मोटिवेट करने की भी जरूरत। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा राठी जी की पुलिस में जो रघुवर जी कह रहे हैं उसकी ज़रूरत तो बहुत है कि वो एक काउंसलिंग भी की जाए, समझाएं भी और पुलिस बल की संख्या बढ़ाई भी जाए, उनको अवकाश भी दिया जाए। लेकिन हमेशा संख्या से काम नहीं चलता। पुलिस की अगर धमक है तो एक सिपाही पूरा मोहल्ला संभाल सकता है, और पुलिस की अगर धमक नहीं है तो आप वहाँ 10 सिपाही तैनात कर दीजिए। अगर वो गुंडे बदमाश से मिले हुए हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो फिर आप कितने भी पुलिस वाले तैनात कर दें, एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला भी खड़ा कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो उतना असरदार नहीं होगा जितना धमक की ज़रूरत है। यूपी का फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा। यूपी की पुलिस उतनी है, वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन धमक पैदा हुई तो देखिए आज पहले से हालात बेहतर हैं। तो पुलिस की धमक की ज़रूरत है, संख्या ज़रूर बढ़ाई जाए, काउंसलिंग भी की जाए, लेकिन डर अगर पैदा नहीं होगा तो सिर्फ साधु बनने से काम चलेगा। पुलिस को थोड़ा सख्त भी होना पड़ेगा, लेकिन वो सख्ती आम जनता के लिए नहीं बल्कि गुंडे बदमाश के प्रति होनी चाहिए। आपकी छोटी सी राय। देखिए, लॉ तो हर चीज़ में है, अब ऑर्डर की आवश्यकता है जी। तो मुझे लगता है जैसा आपने पुलिस का कहा, भर्ती भी आवश्यक है, लेकिन पुलिस को संवेदनशीलता के साथ, और जैसा रघुवीर जी ने कहा कि महीने में कम से कम एक अधिकारी के लेवल पे बैठे और हर थाने में बिल्कुल ऐसी अगर हो तो एक आम जनता उन तक पहुंचे, अप्रोच बने जी, और जनता को ज़्यादा सहूलियत हो। पुलिस भले लोग के साथ भली बने और बदमाश के साथ उससे भी ज़्यादा बदमाश बने, गुंडों के साथ उनसे भी ज़्यादा गुंडी बने। एक पुलिस अधिकारी ने कहा था, वो भी एडिशनल डीजी से रिटायर हुए हैं, पन्ना लाल जी, उन्होंने कहा कि गुंडों के सामने पुलिस उनसे बड़ी गुंडा है। अगर पुलिस के सामने गुंडे ज़्यादा ताकतवर है इसका मतलब कि पुलिस कमज़ोर है। वो कहते थे कि अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो पुलिस को ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और वो एक ज़माने में मध्य प्रदेश के बड़े लोकप्रिय और चर्चित एसपी रहे हैं पन्नालाल जी। तो सख्ती की दरकार है, और 4 जून के बाद ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कम से कम कानून व्यवस्था को लेकर सख्त होगी और इससे इस सख्ती को लोग महसूस भी करेंगे। ऐसा लगता है
मैं तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, योगराज जी आपका बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो ग्राउंड जीरो पर सरकार ऐसी उम्मीद की जा रही है। खबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।